सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया था अबाउट री एस्टिमेशंस, राइट। इन एस 16 पूरा पढ़ के हो गया हमारा और सिर्फ हमें देखना था क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, राइट। तो री एस्टिमेशन के बारे में सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। यहाँ तक कोई इशू है तो प्लीज़ बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने का था आप लोगों को, राइट। तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए कि बिल्डिंग का पहले डेप्रिसिएशन कितना हुआ करता था पहले, फर्स्ट ईयर का 10 लाख, राइट। तो इसका भी 10 लाख आएगा और इसका आ रहा है 5 लाख, मतलब पहले मिला के 25 लाख होता था, राइट। अब मैंने ऐसे क्यों बताया, मैं उसका रीजन देता हूँ। इसके बाद आपने 3-3 साल डेप्रिसिएट किया, राइट। 14 अप्रैल से 14/21 से लेके 24 तक 3 साल डेप्रिसिएट किया, मतलब कहने से इंटू थ्री करके किया होगा। तो व्हाट इज द WDV नाउ? 1 crore 20 lakhs, नेक्स्ट 70 lakhs एंड 20 lakhs, बराबर। ये था। उसके बाद आपने लाइफ चेंज कर दी, लाइफ चेंज करी तो अब ये 10 साल के लिए हो जाएगा। 10 साल के लिए अब कितना आएगा इसका आंसर? 12 lakhs, 70 लाख और 7 ईयर्स है, मतलब 10 लाख इसी आएगा इसका। और इसका कितना आ रहा है? 4 lakhs। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 26 लाख, राइट। इस तरह हुआ। मैंने एक एक साल का क्यों आपको बताया, अब ये इतना निकालना सबको आता है, राइट। इतना आ गया आपको। मैंने यहाँ क्या बताया? एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ यूजफुल लाइफ ऑन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 25। प्लीज बताइए पीएनएल पे कितना फर्क पड़ा। तो कहने से पहले पीएनएल पे 25 लाख आता था, अब कितना आया? 26 लाख। तो कहने से उस साल में 1 लाख रुपए डिप्रेशन ज्यादा होगा। यस, दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ पीएनएल। और क्या हर साल आगे 1-1 लाख रुपए ज्यादा ही होता रहेगा? यस। कब तक होगा? जब तक मैं फर्दर उसको रिवैल्यू नहीं कर लेता, रिवैल्यू या फिर रीएस्टिमेट नहीं कर लेता। तो कहने से यहां से आगे जितने भी साल लाइफ पेंडिंग है, हर साल 26 लाख रुपए रहेगा, जब तक उसकी लाइफ खत्म नहीं होती या फिर जब तक मैं उसको वापस से रीएस्टिमेट नहीं करता। तो द इम्पैक्ट वॉज 1 लाख ऑन पीएनएल। द इम्पैक्ट वॉज 1 लाख ऑन पीएनएल। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार वो सिर्फ टोटल कॉस्ट, दैट इज आपकी कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। प्लीज बताइए इंक्लूजन में क्या क्या आ सकता है। इंक्लूजन में कहने से परचेज प्राइस लेस टीडी, राइट। रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंस्टॉलेशन, आपका ट्रांसपोर्ट, आई विल से मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स, राइट, डायरेक्ट ओवरहेड्स। लेकिन इसके अंदर मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल, राइट, एक्सक्लूडिंग एबनॉर्मल। ये अपनी बात हुई थी। इसके बाद अपनी बात हुई थी टेस्टिंग के बारे में। इसमें से हम क्या लेस करते हैं? लेस इनकम। नेगेटिव रहा तो भी नेगेटिव, अगर इनकम ज्यादा हो गई तो। एंड एक रहता है अपना डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन, राइट। और डीकमीशनिंग कैसे लेते हैं हम? एट प्रेजेंट वैल्यू। ये अपनी बात हुई है। और डीकमीशनिंग पे मैंने आपको एक टेबल भी बताया था अनवाइंडिंग का। व्हाट इज अनवाइंडिंग? इंटरेस्ट रेट, बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट, राइट। तो ये टेबल बनाना पड़ता है। तो एक बार डीकमीशनिंग के बारे में एक एक पॉइंट बताना चाहूंगा आपको, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉस्ट 20 लाख है, ठीक है। और इसकी लाइफ 5 साल है, 5 ईयर्स। 5 साल बाद मुझे रिस्टोरेशन लगने वाला है, मतलब जैसे था वैसे छोड़ के देना पड़ेगा उसको। और 5 साल बाद मुझे खर्चा लगने वाला है 6 लाख रुपए। द आंसर इज 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर। प्लीज बताइए मैंने ये 6 लाख में से कितना अभी जोड़ना चाहिए? 372552। प्लीज चेक, राइट। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी? एंट्री क्या रहेगी? एसेट अकाउंट डेबिट, दैट इज पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, राइट। तो इट विल बी 23,72,552, जिसमें से 20 लाख मैं दे चुका हूं और बाकी का 372,552 इज द प्रोविजन। इतनी बात अपनी ऑलरेडी हुई थी, राइट, डीकमीशनिंग के बारे में। आगे डीकमीशनिंग पे मैंने आपको क्या बताया था, अनवाइंडिंग के लिए हम एक बनाता है, टेबल बनाता है, राइट। स्टार्ट कहां से करना है? फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट था वही कितना? 372,552। कहने से इंटरेस्ट एट द रेट 10% इसका लगेगा कितना? 37255।
एंड ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा आपका 40980807 कर देते हैं, अपन ने 2 लिया है वहाँ पे, राइट। ये रहेगा, इसकी एंट्री चाहिए मुझे, इसकी जर्नल एंट्री चाहिए। कहने से ये ब्याज है मेरा, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बोल सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट भी बोल सकते हो। इंटरेस्ट 2, क्या प्रोविजन बढ़ रहा है आपका? यस, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग इज द पॉइंट क्लियर। सो दिस वाज द केस। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एसेट था ये मैंने फर्स्ट डेट में नहीं परचेस किया या फर्स्ट डेट में इंस्टॉल नहीं हुआ, तो लेट्स से 1421 था, एंड होगा 31 मार्च 22 पे, यहाँ पे वो रेडी टू यूज हुआ, यहाँ पे रेडी टू यूज लेट्स से ऑन 1/7/21। तो कहने से यहां से आगे ये 9 मंथ्स होते हैं सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन भी 9 मंथ्स का लगेगा और आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी 9 मंथ्स का लगेगा। मतलब अगर सपोज यही केस रहता तो आपके हिसाब से ये रिस्टोरेशन मैंने कब किया होता? तो ऑब्वियसली रिस्टोरेशन विल बी जब मैं एसेट रिकॉग्नाइज करूंगा, दैट इज ऑन 1/7 पे उसका टोटल कॉस्ट आएगा, तो ये रिस्टोरेशन यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, राइट। इस साल का कितना ब्याज लगाना चाहिए मैंने? कहने से 9 मंथ्स का, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 मंथ्स पे हटा देंगे। कैन यू प्लीज टेल मी 9 मंथ्स का कितना होगा? तो आप बोलोगे इंटू 10% इंटू 9/12, प्लीज टेल मी कितना आ रहा है? 27941, राइट। मैंने क्या किया, इंटरेस्ट भी 9 मंथ्स का लिया, दैट इज जिस दिन एसेट कंप्लीट हुआ, रेडी टू यूज हुआ, उसके आगे जितने मंथ्स रहता ना उतना हमको कवर करना पड़ता है, राइट। सो जो भी क्लोजिंग बैलेंस रहेगा कहने से अगले साल से पूरे साल भर करेगा, लेकिन आपने तो 5 साल पकड़ा है, 5 साल पकड़ा है ना। कहने से फर्स्ट ईयर में ये 9 मंथ्स हुआ, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर, यहाँ पे 9 मंथ्स हुआ, यहाँ पे 12 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स। कहने से सिक्स्थ ईयर में भी 3 मंथ्स का रहेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब आपको टोटल वही करना है, टोटल उतना ही करना है। इनफैक्ट ये जो आपने प्रेजेंट वैल्यू अभी निकाला, ये 10% भी कितना आएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू भी फैक्टर दिया रहेगा आपको, आपको उसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। क्लियर? तो टोटल कॉस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर बात हो गई अपनी। क्या ये टोटल कॉस्ट समझ में आया सबको? एबनॉर्मल नहीं लेना, ये बात क्लियर हो गई, राइट। अच्छा, कैश डिस्काउंट का क्या करना है? कैश डिस्काउंट एक्सक्लूड करना है, सीडी एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा, रिफंडेबल टैक्सेस रहे तो वो भी एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि ये रिफंडेबल है, राइट। इनॉग्रेशन एक्सक्लूड, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन सब एक्सक्लूड करेंगे। जनरल ओवरहेड्स एक्सक्लूड करेंगे, राइट। टेम्पररी इनकम, आपको याद आ रहा होगा, टेम्पररी इनकम कार पार्क, ये भी आपके कहाँ जाएगा? मिसलेनियस इनकम में, पीएनएल क्रेडिट में जाएगा, राइट। ये सब, और सीडी कहाँ जाएगा? ये भी पीएनएल क्रेडिट में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब आपके माइनस करेंगे। इंटरेस्ट, दैट इज डिफर्ड पेमेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट कभी कभार ऐड हो सकता है। कभी कभार कब ऐड हो सकता है प्लीज बताइए? जब वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड रहेगा और वो क्वालिफाइंग एसेट बनेगा। व्हाट इज अ क्वालिफाइंग एसेट? विच टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब उसको बनाने के लिए लिया गया हो, परचेस करने के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एसेट परचेस किया, और एसेट परचेस किया, लेट्स से मैंने कार परचेस किया, कार पे मैंने लोन लिया, राइट। मैंने कार परचेस किया लेट्स से 20 लाख रुपए की, मैंने 20 लाख पूरा फाइनेंस करवाया 10% लोन पे, तो 2 लाख हो गया। तो ये 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट कॉस्ट, कार के कॉस्ट को ऐड करूँ या पीएनएल में? आंसर इज पीएनएल। ऑल्दो लोन लिया आपने, लेकिन वो परचेस के लिए था। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं मैंने 20 लाख रुपए लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन बिकम्स अ क्वालिफाइंग एसेट। कुछ बनाने के लिए जो लोन लेता है ना उसको हम क्वालिफाइंग एसेट बोलते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? यस। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कैलकुलेटर भी रहेगा और साथ में पेन और मतलब पेन भी लेके बैठेंगे। आपको कौन सा कॉस्ट ऐड करना है, कौन सा कॉस्ट नहीं करना है, वो आपको चेक करना है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। क्या बता रहा है? एबीसी लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, इट हैज इंकर्ड दिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर सप्लाईज इनवॉइस प्लस टैक्सेस। उसने टैक्सेस भी बोल दिया। अब आपके पास है कि टैक्सेस का अमाउंट कितना है बेटा? आपके पास अमाउंट है कि टैक्सेस का? फिलहाल अगर मैं आगे क्वेश्चन रीड नहीं करूं तो टैक्सेस का अमाउंट नहीं है, तो अगर आप चाहो भी तो इसको रिफंडेबल नहीं बोल सकते हो। माइनस कितना करो फिर? तो मैं बोलूंगा ये नॉन रिफंडेबल है, पूरा ऐड करेंगे। हाँ, अगर वो इसमें इसके अंदर बोलता कि 1 लाख रुपए रिफंडेबल टैक्सेस है तो फिर माइनस कर देता। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। तो इस तरह आएगा, तो कहने से ये पूरा 25 लाख रुपीज आएगा यहाँ पे। यस, तो ये 25 लाख रुपीज पूरा आएगा। नेक्स्ट, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट आएगा
Cost of site preparation, yes. Consultant used for advice on the acquisition of plant, yes. Interest charges paid to supplier of plant for deferred credit. Deferred credit मतलब मैंने उस पर लोन लिया या फिर मैंने उसको बोला कि इसका पेमेंट मैं तुझे बाद में देता हूँ, इन शॉर्ट ब्याज, ब्याज कभी नहीं आता है. नेक्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इंकर्ड आफ्टर 7 years आएगा, प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं. ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्लान, नो, ऑपरेटिंग लॉसेस आपके पीएनएल डेबिट में जाएगा. इज द पॉइंट क्लियर? तो मुझे सिर्फ इसके रीजनिंग दीजिए, ये डिफर्ड क्रेडिट क्यों नहीं आएगा? ये आपका क्या है? फाइनेंस कॉस्ट है, जो कहाँ जाएगा? पीएनएल में. और ऑपरेटिंग लॉस भी कहाँ जाएगा? पीएनएल डेबिट में. कहने से बाकी सब आएगा. यस, प्लीज बताइए व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट? 43 lakh. Advise ABC on the cost that can be capitalized in accordance with Ind AS 16. तो कहना है say it will be 43 lakhs. राइट. अब आपका सॉल्यूशन कैसे रहेगा? सॉल्यूशन सिर्फ यही रहेगा, आपने जितने भी खर्चे लिखे हुए ना, टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी एडेड टू द कॉस्ट, या फिर टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल. आपने यहाँ पे रीजनिंग लिख देना है. मतलब ये तो लिखना ही लिखना है, कॉलम लिखना है और यहाँ पे रीजन लिखना है. तो कहना है से कॉस्ट ऑफ प्लांट शुड बी एडेड, इट इज अ डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट. इनिशियल डिलीवरी डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, यस. कंसल्टेंट, यस, एंड सो ऑन. ये सब आने वाला है. राइट. क्या नहीं आएगा तो उसके लिख देना, इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल. इज द पॉइंट क्लियर? अब मैं ये वाला क्वेश्चन रिटर्न भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाले जो 2-3 क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम साथ में करेंगे. क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे. कितना आना फाइनल आंसर? 43 लाख रुपीस. राइट. ओके, नेक्स्ट. On 1st April 21, XYZ Limited acquired a machine under the following terms. List price of the machine is 80 lakhs. Import duty 5 lakh. Delivery fees 1 lakh. Electrical installation cost 10 lakh. Pre-production testing 4 lakh. Purchase of 5-year maintenance contract with vendor 7 lakh. अब बताइए इनमें से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो नहीं आएगा? थिंक ऑफ इट, आराम सोचो और मुझे बताओ. कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो नहीं आएगा? ये सब आएंगे, ऐसा भी बोल सकते हो. अच्छे से रीड करो. एक वर्ड दिया है वहां पे, कीवर्ड वर्ड. यस, द वर्ड इज मेंटेनेंस. बेटा मेंटेनेंस का मतलब होता है रिपेयर. मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? रिपेयर कॉस्ट. सो बेसिकली हुआ ऐसा है कि मैंने मशीन ले तो लिया, साथ में अलग से मैंने नीरज को बोल दिया कि एक काम करो यार, इसका रिपेयर का कॉस्ट तुम देख लो, 7 लाख रुपए मुझसे ले लेना, 5 साल में जो भी रिपेयर आएगा तुम देख लेना. तो ये रिपेयर के लिए हुआ. रिपेयर के लिए इज नॉट अ कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, वो आपका खर्चा है, पीएनएल डेबिट में जाना चाहिए. राइट. सो ये आपके पीएनएल डेबिट में जाएगा, मतलब ये आपका खर्चा नहीं है. आगे देखते हैं. In addition to the above information of XYZ was granted a trade discount of 10%. बेटा ट्रेड डिस्काउंट किस पे मिलता है प्लीज बताइए? ऑन द इनिशियल लिस्ट प्राइस. कहने से इस पे 10% मिला, मतलब ये कॉस्ट कितना हो गया? 72 lakhs. अरे एंड सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%. व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट डिस्काउंट? सीडी. कहने से सीडी इग्नोर करेंगे. वैसे सीडी कितना आएगा अगर आपसे पूछूं तो? 5% दे रहा है. किस पे देगा 5%? 72 पे, क्योंकि मैंने लिया 72 में. राइट. ओके. If payment of the machine was received within 1 month of the purchase, XYZ paid for the plant on 20 April. Compute the cost of asset to be recognized. Please बताइए क्या क्या आएगा? तो कहने से I'll start with 72, then 5 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 4 लाख आएगा. कौन सी दो चीजें नहीं आई? एक मेंटेनेंस और एक सेटलमेंट. इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? मेंटेनेंस कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल डेबिट में. और सेटलमेंट कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल क्रेडिट में, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है. इज द पॉइंट क्लियर? बाकी सब कैपिटलाइज होगा. क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए? यस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होना चाहिए. तो टोटल कितना आ रहा है आपका? 92 lakhs. प्लीज चेक करो सबका आ रहा है कि 92 lakhs. ओके, मूविंग अहेड. X Limited started construction on a building for its own use on 1st April 2020. The following costs are incurred. Purchase price of land 30 lakhs. Stamp duty and legal fee 2 lakh. Architect fee 2 lakh. Site preparation 50,000. Material 10 lakh. Direct labor cost 4 lakh and general overheads 1 lakh. अच्छे से बताइए ये टेबल में से कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी? यस, कौन सा नहीं आएगा? जनरल ओवरहेड्स. द लास्ट पॉइंट, जनरल ओवरहेड्स नहीं आने वाला है. राइट. सो दिस इज द एक्सपेंस, ये पीएनएल डेबिट में जाएगा. कहने से बाकी सब खर्चा आने वाला है. आगे बात करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. Material costing 1 lakh had been spoiled and therefore wasted
एंड अ फर्दर 150 was spent on account of faulty design work। कहने से ये 1 लाख रुपए जो खराब हो गया ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, और जो 1,50,000 वापस से फॉल्टी डिजाइन था ये भी मेरी गलती है। बेसिकली दीज टू आर एबनॉर्मल। तो कहने से मटेरियल में से माइनस हो जाना चाहिए। तो मटेरियल अब कितना होगा, इसमें से मैं 1 लाख भी माइनस कर दूंगा और इसमें से मैं 150 माइनस कर दूंगा ऑन अकाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस। ये लॉस कहाँ जाना चाहिए, पीएनएल के डेबिट में, राइट। ये कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा आगे। As a result of these problems, work on the building was stopped for 2 weeks during November 20 and it is estimated that 22,000 of the labor cost relate to that period। कहने से लेबर में से 22,000 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, उसकी वजह से, वो फॉल्टी डिजाइन की वजह से आपका काम रुका पड़ा है, राइट। ओके, आगे बात करते हैं। द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 1 जनवरी। स्टार्ट कब किया था बेटा अपन ने, दिया है के ऊपर 1 अप्रैल, और बिल्डिंग कंप्लीट कब हुआ 1 जनवरी के दिन, एंड ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1 अप्रैल। प्लीज बताइए 1 जैन से अपन स्टार्ट करेंगे डिप्रिसिएशन या 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हुआ 1 जनवरी को और अपन यूज में लेके आए उसको 1 अप्रैल के दिन, 1 जैन। डिप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डे इट इज रेडी फॉर यूज। आप यूज करो मत करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार परचेस किया, ठीक है, कार परचेस किया, आज कार मेरे बाहर खड़ी है पार्किंग में, फिर मैंने सोचा नहीं यार मैं इसको मेरे बर्थडे के दिन यूज करूंगा, राइट। तो कहने से अगर मेरा बर्थडे यहाँ से 3 महीने बाद है तो 3 महीने का डिप्रेशन तो लगना चाहिए। या फिर अगर मैं बोलूँ बर्थडे के दिन वापस जाके तो बोलूँ नहीं मुझे कार पसंद नहीं दूसरी दे दो, तो वो वही रेट में लेगा कि वापस नहीं, वो बोलेगा सर प्राइस कम करके दो। दैट इज उसको डिप्रिसिएट करना है। आप चलाओ मत चलाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या वो रेडी टू यूज था, यस। आप चलाओ मत चलाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो 1 जनवरी रेडी हो गया था, तो यहाँ से आपका डिप्रेशन चालू हो जाएगा, राइट। द डे इट इज रेडी टू यूज, ओके, एंड ब्रॉट इनटू यूज ऑन 1 अप्रैल। एक्स लिमिटेड हैड टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। प्लीज बताइए अगर कंस्ट्रक्शन है तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट बनता है, यस। मतलब इसका ब्याज जोड़ना चाहिए। अगर मैं आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूं तो ब्याज कब तक जोड़ेंगे बेटा, ब्याज कब तक जोड़ेंगे। लेट्स से मैंने इसको रिपे किया 1 साल बाद, 1 साल बाद, दैट इज एग्जाम्पल समझो। अभी थोड़ा सा बोरिंग कॉस्ट बीच में आने वाला है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में नहीं बट आने वाला है, तो एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं। मैंने लोन लिया 1,420 के दिन, took a loan let's say 40 lakhs। ये क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। एट द रेट 10%। प्लीज बताइए साल भर का लोन कितना, साल भर का ब्याज कितना होगा, 4 लाख, राइट। तो फिर हम सवाल करते हैं ये लोन किसके लिए लिया गया। लोन लिया है कुछ तो पर्पज होगा, तो आपने बोला सर ये कंस्ट्रक्शन के लिए। ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन तो ये क्वालिफाइंग एसेट बन सकता है, राइट। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, विच टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, राइट। तो लेट्स से मैंने यहीं पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, पैसे आया ना, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, ठीक है, और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे लेट्स से 31 दिसंबर पे। तो यहां तक का जो ब्याज का कॉस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, वो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। आइडियली यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहां से आगे ऐसा नहीं है कि मैं लोन नहीं ले सकता हूं, मैं तो लोन ले सकता हूं ना। लोन मैं कभी भी चुका सकता हूं, राइट। आपने पेमेंट यहां पे किया, आपने पेमेंट यहां पे किया 31 मार्च 21 पे, रीपेड द लोन, रीपेड द लोन। तो आपको समझना चाहिए कि ये 4 लाख का जो ब्याज यहां पे आया ये पीरियड के लिए, उतना मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, लेकिन बाकी 3 महीने के लिए ये पीएल में जाएगा। क्या ही पॉइंट क्लियर है। तो ये चीज आती है। अब मुझे बताइए रेडी कब हो गया था आपका ये एसेट, 1 जनवरी रेडी हो गया था, राइट। तो 1 जनवरी तक का जो ब्याज है वो मैं ऐड कर सकता हूं, राइट। लोन कब लिया गया था, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 8%। अगर मैं आगे क्वेश्चन रीड नहीं करूं तो प्लीज बताइए 40 लाख का 8% कितने मंथ्स के लिए ऐड होना चाहिए, कितने मंथ्स। 1 जाना है, 1 जान, प्लीज बताइए नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो रहे हैं। इज इट 9 मंथ्स, यस। यू कैन स्टार्ट विद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, राइट। 1 जनवरी को तो रेडी हो गया, तो 9 मंथ्स आ रहा है। आइडियली 40 लाख पे 8% 9 मंथ्स का मैंने कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर आगे हम क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले चेक करते हैं। Assume that the entity did not consider the construction period as substantial period of time। उसने क्लियर बोल दिया ये सबस्टेंशियल पीरियड नहीं है, सबस्टेंशियल पीरियड नहीं है, तो ब्याज का सवाल ही नहीं उठता कैपिटलाइज करना। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि उसको एंटिटी ने क्लियर बोल दिया कि सबस्टेंशियल पीरियड नहीं है। अब आप इसके लॉजिक में नहीं जाओगे, सर ऐसे कैसे मना कर सकता है वो। सो बेसिकली सब्सटेंशियल पीरियड क्या रहता है, विच टेक्स, मतलब सब्सटेंशियल पीरियड मतलब जनरली 12 महीने रहता है जनरली,
ऐसा कोई रूल नहीं है कि 12 महीने, आप 6 महीने को भी सब्सटेंशियल पीरियड बोल सकते हो। इंडिया 23 में हम और इस पर डिस्कशन करेंगे, बट ये एंटिटी टू एंटिटी डिपेंड करेगा कि ये कंस्ट्रक्शन या ये इसको सब्सटेंशियल पीरियड मानना है या नहीं मानना है। तो इसने क्लियरली बोल दिया कि एंटिटी बोल रहा है कि ये सब्सटेंशियल पीरियड नहीं है, अगर नहीं है तो ये बोरोइंग कॉस्ट ही नहीं है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ब्याज ऐड नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस। तो प्लीज बताइए इसमें क्या क्या ऐड होगा। परचेज प्राइस आएगा, यस, तो ये 30 लाख आ गया। स्टैम्प ड्यूटी आएगा, यस, ये 2 लाख भी आ गया। आर्किटेक्ट आएगा, यस, 2 लाख आएगा। साइट प्रिपरेशन बिल्कुल आएगा, लेकिन मटेरियल कितना आएगा? 7,50,000। ये बाकी का 2,50,000 का क्या किया मैंने, उसको एबनॉर्मल मान के पीएल डेबिट कर देना, राइट। लेबर का कॉस्ट कितना आएगा? 3,78,000, क्योंकि 22,000 क्या है आपका, अगेन एबनॉर्मल कॉस्ट, और ये वाला तो आएगा ही नहीं। और बोरिंग कॉस्ट आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? बिकॉज ने क्लियरली बोल दिया इट इज नॉट अ सब्सटेंशियल पीरियड। प्लीज बताइए टोटल कितना आ रहा है? 45,78,000। इज द पॉइंट क्लियर? यस। अब मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है, इसमें दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ओके। तो प्लीज बताइए, नहीं ठीक है, इस क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, अगले क्वेश्चन पूछता हूँ। 45,78,000, इज द पॉइंट क्लियर? यस। तो यहाँ पे उसने ये बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट विल बी इंक्लूडेड इन टेंजिबल नॉन करंट एसेट एज एन एडिशन। तो हम बता सकते हैं मेरा कॉस्ट है 45,78,000। इज द पॉइंट क्लियर? इजी चल रहा है फिलहाल? यस। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और मैंने बाजू में इंपॉर्टेंट लिख के भी रखा है, और ये आपका एलडीआर रहेगा। एलडीआर इज लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन हमेशा अपने रिवाइज करना ही चाहिए। सो बेसिकली मैं हर एंड एएस पे एक 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा दूंगा आपको, जो लास्ट डे रिवीजन वाले रहेंगे, राइट। ऑब्वियसली हमको डे 1 से तैयारी करनी पड़ेगी, एग्जाम टाइम पे हम पूरे पूरे 500-600 पेजेस नहीं पढ़ सकते, राइट। तो हमें कुछ क्वेश्चन से सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। तो रीड करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। ऑन 1st April 21, सन लिमिटेड परचेज लैंड फॉर 10 million इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 million। 10 लाख है और 1 मिलियन इसमें आ गया। बेटा बता सकते हो 10 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 करोड़। 1 मिलियन इज 10 लाख, राइट। तो 10 into 10 विल गिव मी 100। समझ में आ रहा है? 100 lakhs इज 1 करोड़ इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। मुझे बताइए अगर लीगल कॉस्ट रहता है तो क्या इसको कैपिटलाइज करना चाहिए? लीगल कॉस्ट इज आपके स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी रहता है, यस ऑब्वियसली, तो लीगल कॉस्ट इज आपके वो ऐड होना चाहिए। तो उसने ऐड करके दिया, बिल्कुल सही किया। अगर वो बोलता है एक्सक्लूडिंग है तो मैं और ऐड करता, राइट। ये इंक्लूडिंग है तो मैं बोलूंगा ठीक है 10 लाख बराबर है, मतलब बेसिकली लैंड के लिए 9 लाख रुपीज था और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आपने 1 लाख पे किया, तो मैं बोलूंगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10 लाख रुपीज। आगे, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज कमेंस ऑन 1st May। डेट्स पे ध्यान देना, मैंने खरीदा कब था? 1st April। और कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ बिल्डिंग का? 1st May। आगे, Sun Limited incurred the following cost in relation with its construction: preparing and leveling of the land, आएगा, yes. Purchase of material for the construction, आएगा. Employment cost of the construction workers 2 lakh per month, ये भी आएगा. Overhead cost incurred directly for the construction, ये भी आएगा. Overhead cost allocated, ये allocated मतलब ये indirect हो गया, तो ये cost नहीं आएगा. Income received during the temporary use of the factory premises as car park, कहने से ये भी इग्नोर करेंगे. कहाँ जाना चाहिए ये? फीलिंग क्रेडिट. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिलोकेटिंग एम्प्लॉइज टू वर्क एट द न्यू फैक्ट्री. मैंने एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आया, रिलोकेशन नहीं आता है कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी नहीं आएगा, तो रिलोकेटिंग ओपनिंग ये सब नहीं आने वाला है. यहां तक समझ में आ गया? ओके. द फैक्ट्री वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 November विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम. उसने क्लियर बोल दिया सब्सटेंशियल पीरियड, मतलब यहां पे ब्याज आने वाला है कुछ तो भी, राइट. फिलहाल तक के लिए 30 नवंबर की बात कर रहे हैं. मैंने स्टार्ट कब किया था प्लीज बताइए? 1st April या 1st May? 1st May. तो ये जितने भी खर्चे हैं कहने से मई से लेके 30 नवंबर तक ऐड होने चाहिए. मंथ्स काउंट करके तो जल्दी से 7 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 7 महीने के खर्चे आएंगे, राइट. फिलहाल जितना भी है मुझे सब लाइन से लिखा हुआ चाहिए आपकी बुक्स में, कितना कितना कॉस्ट ऐड करेंगे. जो मंथ वाइज है उसको 7 करेंगे, मुझे कॉस्ट चाहिए अभी तक का, और इसको लिखना है आपने. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बेटा जहां भी मिलियन है आप इसको इंटू 10 कर सकते हो रुपीज इन लैक्स करने के लिए. ओके.
Yes. Want an answer from everyone? कभी उन्होंने लाख में दिया है, कभी मिलियन में दिया है, सो वो ध्यान से लेके फिगर्स, और अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है तो पूरे जीरोस देखो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा तो पूरे जीरोस देखो. यस, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन. 18. नीरज आपका 19 आया था. चलिए लिखें यहाँ पे. लैंड का कितना आ रहा है? कैन आई कंसिडर लैंड एज 1 करोड़? यस. उसके बाद लेवलिंग कितना? 3 lakhs. नेक्स्ट मटेरियल कितना? 60 लाख इंटू 10 करेंगे ना, 80,000. नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट 14 lakhs. नेक्स्ट इज ओवरहेड, डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल ओवरहेड 7 lakhs. और कोई है क्या अब तक? नहीं, फिलहाल और कोई खर्चा नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो कंप्लीट कब हुआ? 30 नवंबर. उसके बाद एंड द प्रोडक्शन बेगन ऑन 1 फरवरी. उसने यूज करना 1 फरवरी से शुरू किया, मतलब उसने सिर्फ 2 महीने यूज किया साल में, फरवरी एंड मार्च, राइट? ओके. द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द रूफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एट 40 years. बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन. हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट, ये रूफ है बेटा, एस्टिमेट दैट रूफ will need to be replaced after 20 years from the date of completion and the cost of replacing the roof at current prices would be 30% of the total cost of building. वो क्या बोल रहा है? अब इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर 2 एसेट है, बिल्डिंग और रूफ. जो भी आपका टोटल कॉस्ट आएगा, अभी तक निकाला नहीं है टोटल कॉस्ट हमने, अभी तक ये जो कॉस्ट है ये आधा ही आया है, इसमें कुछ कॉस्ट बाकी है. जो भी कॉस्ट आएगा उसमें 30% रूफ का कॉस्ट है और 70% बिल्डिंग का कॉस्ट है. रूफ की लाइफ 20 साल है और बिल्डिंग की लाइफ 40 साल है. ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन में काम आने वाला है, तो प्लीज ध्यान देना. आगे, एट द एंड ऑफ 40-year period, Sun Limited has a legally enforceable obligation to demolish the factory and restore the site to its original condition. मतलब यहाँ पे decommissioning आने वाला है, right? The directors estimate that the cost of demolition in 40 years time, based on prevailing time at that time, will be 20 million. 20 million मतलब कितना हो गया? 2 करोड़. At annual risk adjusted discount rate, which is appropriate to its project, is 8%. The present value of one payable in 40 years time at an annual discount rate 40% is 0.046. कहने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 को 0.046 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 9,20,000 ऐड कर देना चाहिए. तो कहना से ये डिमोलिशन कॉस्ट है ये, लेकिन किस पे लेंगे हम? एट प्रेजेंट वैल्यू. कितना आ रहा है ये? 9,20,000. और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है जीरो में, तो 2 करोड़ लिखना पूरा और इंटू 0.046 कर, जो आंसर आएगा. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. तो वो जीरो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ. चलो ये पॉइंट समझ में आ गया. ओके, मूविंग अहेड. तो ये डेमोलिशन वाला पैराग्राफ भी हो गया अपना. एक लास्ट पैराग्राफ. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस्ड बाय द लोन ऑफ 17.5 million. हमने लोन लिया था, टेकन ऑन 1 April. द लोन was at an annual rate of 6%. Sun Limited received investment income of 1 lakh on the temporary investment. अब वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले मुझे बताओ ब्याज कितने महीने का लेना चाहिए. मैंने 1 अप्रैल से लोन लिया था, 8 months या 7 months? लोन 1 अप्रैल से लिया है, सोच के बताओ. स्टिल 7 months. आपको समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन जब से स्टार्ट होगा तब से. तो यहाँ पे आपने लोन भले ही कभी भी लिया हो, 1 अप्रैल लिया हो, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्शन तो 1 मई से स्टार्ट किया ना, और कंप्लीट कब हो गया? 30 नवंबर. तो ये जो पीरियड है, दिस इज सब्सटेंशियल पीरियड. समझ में आ रहा है? बाकी का जो कॉस्ट आएगा, यहाँ पे 1 महीना, यहाँ पे आगे के 4 महीने, वो जो भी रहेगा वो एक्सपेंस मान लो. 7 महीने का कॉस्ट आपको ऐड करने दूंगा. प्लीज बताइए इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा? कहने से इसको बोरिंग कॉस्ट बोलेंगे. कितना? 6 लाख. सबका आ रहा है क्या? 612,500. प्लीज चेक करो कैसे निकाला हमने ये. 17.5 million है, राइट? मतलब कितना हो गया? 1 करोड़ 75 लाख. उस पर कितना परसेंट लेंगे? 6%. कितने मंथ्स के लिए?
चलो ये आया क्या? ओके, अब फाइनली मेरे कॉस्ट आ गए पूरे। प्लीज बताइए व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? टू करोड़ 12,000, 2 करोड़ बोला ना आपने? 20012500 बराबर। एक बार चेक कर लो सबके आंसर्स आ रहे हैं क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। आगे आगे उसने क्या बोला? कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ऑन द बैलेंस शीट्स ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 22। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द अमाउंट्स रेफर टू दिस पार्ट। सारे ट्रीटमेंट आपको बताना है। तो हमने क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है, जो नहीं किया उसको बोल देना इनडायरेक्ट है, नॉट रेलेवेंट, इनडायरेक्ट है, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसने कैरिंग अमाउंट बोला, मतलब कहने से डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। प्लीज बताइए इसके अंदर कितने एसेट है मेरे पास? ध्यान से देखो, 2 नहीं 3 है। यस, लैंड भी तो है ना। अगर आप लैंड को डेप्रिसिएट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? बस ये चीज समझनी है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, वो बोलते हैं सर इसमें 30% रूफ का है और 70% किसका है? बिल्डिंग का। इसकी लाइफ है 20 साल, इसकी लाइफ है 40 साल, इसको डेप्रिसिएट करना शुरू करते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जमीन है जमीन, लैंड है लैंड, डेप्रिसिएट नहीं होता है। तो बेसिकली इसके अंदर 2 चीजें हैं, आप एक बात समझो अच्छे से। पहले इसके अंदर लैंड का कॉस्ट है, राइट? तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। इसके अंदर लैंड कितना है वो बता दीजिए अभी। कहने से लैंड इज 1 करोड़, और जो बाकी का बिल्डिंग है उसका कितना कॉस्ट है, बाकी का बचा हुआ कॉस्ट? 1,12,500। ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। कहने से बिल्डिंग 40 साल लाइफ नहीं है इसकी, इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला सर रूफ रूफ की लाइफ 20 साल है और बिल्डिंग की लाइफ कितना है? 40 साल। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रूफ की, तो रूफ 30% बोला था उसने, और बिल्डिंग का कॉस्ट कितना बोला था उसने? 70%। उसने क्लियर बोला था रूफ हैज अ लाइफ ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। और इसकी लाइफ कितनी है? 40 ईयर्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? जब लाइफ अलग अलग होगी तो सीधी बात है डेप्रिसिएशन भी अलग अलग होगा ना बेटा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। ये बंटवारा समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर जमीन है, लैंड इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, लिख देता हूं मैं यहां पे, इट इज अ नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। ओके, तो प्लीज बताइए 30% और 70% कितना कितना होता है? 30 लाख 3,750। नेक्स्ट, बिल्डिंग कितना आ रहा है? 70 लाख 750। ओके, प्लीज चेक, इतना आ रहा है सबका? ओके, अब आखिरी सवाल आपसे, डेप्रिसिएशन कितना? सोचो और बताओ। यू हैव टू बी इन द क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने? प्लीज बताइए फिर से। क्या मैंने इसको डिवाइड बाई 20 लाख करना चाहिए, वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो कितना आ रहा है? कितना करना है डेप्रिसिएशन? अदर्स क्या बोलते हैं? कितना? 2 महीने यूज किया तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन आना चाहिए। आपको याद है क्या, यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेडी होना इंपॉर्टेंट है नीरज। नहीं, रेडी कब हुआ था अच्छे से पढ़ो। 7 महीने कहां से जोड़ रहे हो फिर आप? द बिल्डिंग वॉज कंप्लीट ऑन व्हाट डेट? 30 नवंबर। आप यूज कभी करो उससे फर्क नहीं पड़ता है। डेप्रिसिएशन स्टार्ट फ्रॉम द डे इट इज रेडी टू यूज। समझ में आ रहा है? रेडी कब हो गया था? 30 नवंबर। मतलब आपने कितने महीने डेप्रिसिएट करना चाहिए? दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 4 महीने। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहाँ पे अगर आपने 150 लिख दिया तो गलत हो जाओगे, राइट? तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट तो ये आ गया, लेस डेप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 4 मंथ्स। प्लीज बताइए डेप्रिसिएशन 4 मंथ्स का कितना आएगा? तो कहने से इसका आंसर रहेगा 30,03,750। इसको हम डिवाइड बाई 12 करेंगे, सॉरी इसको डिवाइड बाई 20 करेंगे और इसको इंटू 4/12 करेंगे, बराबर? 4 महीने का कितना आ रहा है? 062।
तो 063 कर दें इसको, ये माइनस होगा। माइनस करने के बाद आपका कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा प्लीज बताइए। कैरिंग अमाउंट 53,687। एंड यहां पे अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो इसका 70,08,750 आएगा। डिवाइड बाई कितना करेंगे, 40 ईयर्स इंटू 4/12। 58। एक बार चेक करो कितना आ रहा है, माइनस करो। 69, 50, 406 है ना, 250, 350, 344। प्लीज चेक, समझ में आया। तो इसमें स्टार मार्क पॉइंट क्या था, ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, दिस वाज द स्टार मार्क पॉइंट। पहली बार लैंड इज नॉन डेप्रिसिएबल एसेट, बिल्डिंग इज व्हाट वी डेप्रिसिएट। उसमें भी दो चीजें थी, दो अलग अलग कंपोनेंट्स थे। रूफ का 20 साल था, बिल्डिंग का 40 साल था, दोनों को अलग अलग कर दो और अलग अलग डेप्रिसिएट करोगे, राइट। और एक नोट लिखोगे यहाँ पे आपके लिए, क्या नोट था आपके लिए, डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट इट इज रेडी टू यूज। समझ में आ रहा है। तो रेडी टू यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेडी टू यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में, मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, इंस्टीट्यूट ने मस्त क्वेश्चन बना के दिया आपको ये, ठीक है। अब इसमें मैं एक और वैरायटी ऐड करना चाहूंगा, जो आपका अगला क्वेश्चन बनने वाला है। एक वैरायटी और ऐड करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान देना। ये लिखा क्या सबने, एवरीवन, यस, ओके। अब इसके अंदर एक बात समझो, अभी मैंने ना एक जमीन लिया, लैंड, आई टुक अ लैंड, ठीक है। और ये लैंड पे मैंने सोचा था एक बिल्डिंग बनाऊंगा, लेकिन इस पे ना एक ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, जो लैंड के साथ मिल गया मुझे, जो मुझे लैंड के साथ मिल गया। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लैंड मैंने खरीदा लेट्स से 50 लाख रुपए में, और ये कंस्ट्रक्शन, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन वाज रेडीमेड, ये पहले से बना हुआ था। बेसिकली मेरा वो खरीदने का कोई इरादा नहीं था, मैंने उसको बोला जमीन की वैल्यू, तो जमीन के मैंने 50 लाख दे दिए। अब वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन कुछ तो भी उन्होंने एक रूम दो रूम बना के रखे होंगे, राइट। मुझे बनानी है बिल्डिंग, तो कहने से इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिमोलिश करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। क्या डिमोलिश करने के लिए पैसा लगेगा, लगेगा। लेट्स से डिमोलिश करने के लिए 3 लाख रुपए लग गए। कितने लगे, 3 लाख। मेरा आपसे सवाल है, ये 3 लाख मेरे बिल्डिंग का कॉस्ट है या नहीं है, है, क्योंकि ये किए बगैर तो मैं बिल्डिंग बना नहीं पाऊंगा, बराबर। ये किए बगैर तो मैं बिल्डिंग बना नहीं पाऊंगा, ओके। ये डिमोलिश करने के बाद इसका कुछ तो स्क्रैप मिला होगा ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपने पिछला क्वेश्चन शायद गलत किया, अभी याद आया मुझे, किसने याद भी नहीं लाया मुझे। बेटे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट बाकी था ना, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट बाकी था ना बेटा, 1 लाख रुपीज। तो ये कहने से ये 6,12,000 में से लाख रुपए तो कवर हो गया था वापस, तो आपने कितना जोड़ना चाहिए था बेटा, 5 लाख। हाँ, वो एक छोटी गलती होगी बेटा हमसे, वो प्लीज़ रेक्टिफाई कर दो। कहने से इसमें से ये 1 लाख रुपए टेम्पररी इनकम माइनस हो जाएगा, वो स्क्रैप याद आया तो मुझे इनको याद आया। तो ये कितना हो जाएगा, 199 हो जाएगा ना, चेक कर लो एक बार। प्लीज चेक करो 1 लाख रुपए माइनस करके, ये 1 लाख रुपए क्या था बेटा, टेम्पररी इनकम। वो एक्सप्लेन करते करते वो पॉइंट रह गया हमारा। हाँ, आगे का पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, अब आगे आप लोग कैलकुलेट करोगे अभी के अभी।
69, 38, 750, 40 divided by 3, 57, 88823 minus 698, बोलो 68, 68, 80, 927. ठीक है, these are the cost. Please make the necessary corrections. वो टेम्पररी इनकम रह गया था हमारा, वो स्क्रैप से याद आया मुझे. ओके, तो ये आपके आंसर्स थे. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा था, ये जो मैं डिमोलिश कर रहा था ये स्क्रैप हुआ, और स्क्रैप होने के बाद इससे आए मुझे 50,000. तो व्हाट इज माय नेट कॉस्ट? तो अगर सिर्फ ये डिमोलिश का पकड़ूंगा तो मैं बोलूंगा 2,50,000 बराबर. यस. अब आगे प्लीज ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये 50 लाख में क्या खरीदा मैंने? बिल्डिंग खरीदा या लैंड? लैंड. उसके बाद इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लगा, जैसे मटेरियल, लेबर, वो सब वगैरह, सब मैंने बोरिंग कॉस्ट वगैरह भी जोड़ दिया इसके अंदर. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा, और ये कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट लग गया लेट्स से 80 लाख रुपीस. बस मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, ये 2.5 लाख रुपए कॉस्ट लगा, ये लैंड का कॉस्ट पकड़ना है या बिल्डिंग का कॉस्ट पकड़ना है? क्योंकि दोनों का डेप्रिसिएशन अलग होने वाला है. लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला है और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगने वाला है. तो सिंपल सा सवाल है, ये जो डिमोलिशन का कॉस्ट था ये लैंड के कॉस्ट में ऐड करूं या कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में? आइडियली माइंड में यही आता है कि हमने कंस्ट्रक्शन में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, राइट. तो यहाँ पे इंडियस ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम ये कॉस्ट लैंड का कॉस्ट पकड़ेंगे, ना कि बिल्डिंग. रीजन, आपने जमीन खरीदी थी, जमीन पे ये रेडीमेड बना हुआ था, राइट. तो ये जमीन का कॉस्ट माना जाएगा, ना कि कंस्ट्रक्शन का. तो यहाँ पे ये केस स्टडी बोल के लिख सकते हो आप, दिस 2,50,000 इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड नॉट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. इट इज अ कॉस्ट ऑफ लैंड एंड नॉट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. तो मतलब अभी आप बोलोगे मेरा कॉस्ट ऑफ लैंड 52.5 लाख है और बिल्डिंग इज 80 लाख. आइडियली पहला पॉइंट यही आता है, सर ये जो डिमोलिशन का कॉस्ट है ये हमने बिल्डिंग में जोड़ना चाहिए. तो इंडियस ने क्लियर कर दिया कि ये लैंड का कॉस्ट माना जाएगा, ना कि बिल्डिंग का. यस डियर. बेटा वो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, लैंड ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा. आप कोई भी लैंड को लेवल लेवल बोल के नहीं खरीद सकते हो. आपने लेवलिंग क्यों किया? क्योंकि आपको बिल्डिंग बनाना था, दिस वाज द पॉइंट. तो लेवलिंग कॉस्ट हमेशा बिल्डिंग का कॉस्ट माना जाएगा, मतलब वो बेसिकली कॉस्ट ऑफ एसेट है. क्योंकि कोई भी लैंड आपके लेवल पे नहीं रहेगी, हमेशा ऊपर नीचे रहेगी. अगर आप उसको एक लेवल बनाओगे तो उसको लेवल करना ही पड़ेगा. तो लेवलिंग कॉस्ट हमेशा आपके बिल्डिंग का कॉस्ट माना जाएगा. क्लियर है पॉइंट? ओके, डन एवरीवन. बेटा ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना, दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 8 मार्क्स. 8 मार्क्स. कभी कभार ये क्वेश्चन को एमसीक्यू में डाल देते हैं, केस सिनारियो, और वो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, एंड व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट. तो आपने टोटल कॉस्ट कितना बताना चाहिए? 199, 12,500. व्हाट इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर? फॉर द ईयर में दोनों डेप्रिसिएशन आता है, राइट. एंड व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? तो ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करके कैरिंग अमाउंट आएगा. क्या पॉइंट क्लियर है? तो एमसीक्यू में आता है तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा. तो ऐसे केस सिनारियो भी आ सकते हैं 8 मार्क या 10 मार्क के लिए, जिसमें वो 2-2 पॉइंट के क्वेश्चन देंगे, राइट. सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसी टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी केस स्टडी बताया ना, उसके बेस पे हम करेंगे डायरेक्टली वो क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 19. ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 19 पे एक सिमिलर क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा रीड करूंगा, बाद में करना आप लोगों को है. ऑन 1 May 22, डेट्स पे ध्यान देंगे. ऑन 1 May 22,
संस्कार लिमिटेड परचेज 42 लाख वर्थ ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउस। ये जमीन ली, जमीन कितने में ली गई? 42 lakhs for stocking new products. The land purchase had an old temporary structure which was to be demolished for the purpose of construction of warehouse. पुराना कंस्ट्रक्शन था उसके ऊपर। The salvaged material from the demolition was to be sold as scrap, और जो भी भंगार का भाव मिलेगा स्क्रैप में वो बेच देना, ऑब्वियसली वो माइनस करेंगे हम। The company started the construction work of the warehouse on 1st June, मतलब कहने से अपना जो भी खर्चा लगेगा 1 जून से स्टार्ट होगा, राइट। ऊपर का 42 लाख लैंड था और यहां से आगे जो खर्चा होगा वो बिल्डिंग के लिए होगा। फॉलोइंग कॉस्ट वर इंकर्ड बाय द कंपनी विद रिगार्ड टू परचेस ऑफ लैंड। तो फिलहाल ये तीन चीजों में, ये इतने पैराग्राफ में आपको समझ में आया कि लैंड हमने खरीदा 1 मई से, राइट। जमीन खरीदी, सॉरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 जून से और 42 लाख में हमने खरीदा, इतना हमको समझ में आया। आगे देखते हैं। अब लीगल फीस फॉर परचेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड एंड रिकॉर्डिंग ओनरशिप, ये खर्चा किस चीज का है? लैंड का है, मतलब ये लैंड का कॉस्ट माना जाएगा, ना कि बिल्डिंग का। क्लियर है? दिस इज द लैंड कॉस्ट। ओके। आर्किटेक्ट एंड कंसल्टेंट फीस, कहने से बिल्डिंग का खर्चा है। कॉस्ट ऑफ डेमोलिशन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द परचेज ऑफ लैंड, ये लैंड का कॉस्ट है 135। साइट प्रिपरेशन चार्जेस फॉर द वेयरहाउस बिल्डिंग। परचेज ऑफ सीमेंट एंड अदर मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 1 लाख एंड जीएसटी क्रेडिट इज 50% ऑफ द पेमेंट। वो क्या बोल रहा है? ये 15 लाख में 1 लाख रुपए जीएसटी है, जिसमें से अपने को क्रेडिट कितना मिलने वाला है? सिर्फ 50%, मतलब कहने से 50% अपनी जेब से डालना पड़ेगा। तो मेरा प्लीज बताइए 15 लाख में से कॉस्ट कितना पकड़ना है? 14,50,000। ये समझ में आया क्या सबको? ओके। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स 8 लाख। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड एलोकेटेड है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल। ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड डायरेक्टली, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। पर मंथ है तो वो कितने मंथ्स करेंगे वो कंप्लीशन पे डिग्री है। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड एज टेम्पररी पार्किंग, टेम्पररी पार्किंग ये मिसलेनियस इनकम है आपका, ये पीएल क्रेडिट होगा तो यहां पे नहीं आएगा। क्लियर? ओके। आगे, रिसिप्ट ऑफ 35,000 बीइंग प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ सैल्वेज्ड एंड स्क्रैप मटेरियल फ्रॉम डेमोलिशन। आपको याद आ रहा है वो 35,000 रुपीज वो ऊपर हमने कॉस्ट पकड़ा था, कितना कॉस्ट पकड़ा था हमने? 1,35,000। क्या 135 में से स्क्रैप मिल गया अपने को, कितना मिला? 35,000। तो इसका कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख। प्लीज बताइए ये 1 लाख आप किस में जोड़ोगे, लैंड में या बिल्डिंग में? लैंड में। ये क्लियरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, राइट। ओके। आगे, तो अब लैंड में कितने खर्चे हो गए प्लीज बताइए? 3, मतलब एक ये 42 लाख का, ठीक है। उसके बाद ये 1,50,000 का और ये 1 लाख रुपीज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैंड? 44,50,000। ये पॉइंट समझ में आया क्या? ओके। आगे, मटेरियल कॉस्टिंग 40,000 वॉज वेस्टेड, क्या ये एबनॉर्मल है? माइनस होगा। अब प्लीज ध्यान। अब इस पे ना इंस्टीट्यूट ने भी 2 आंसर्स दिए, ये भी एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, इंस्टीट्यूट ने 2 आंसर्स दिए। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ऊपर मटेरियल कॉस्ट कितना दिया प्लीज बताइए, मटेरियल कॉस्ट कितना दिया? मटेरियल कॉस्ट 14,50,000 दिया है क्या? वो 15 लाख में से 50,000 माइनस किया हमने, ये वाला, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें 40,000 तो वेस्ट हो गया, तो ये तो माइनस करना है कंफर्म। एंड फर्दर 1,20,000 was spent to rectify the wrong design. Please tell me, is this 120 included in this, और ये अलग से 120 की बात कर रहा है? आइडियली, अब देखो ये सेंटेंस का 2 मतलब होता है। वो बोलना क्या चाहता है कि मटेरियल 40,000 वेस्ट हो गया और इसके अलावा 120 हमने अलग से खर्चा भी किया, या फिर वो ऐसा बोल सकता है ये 15 लाख में 40,000 इस पे खर्चा हुआ, 1,20,000 इस पे खर्चा हुआ और बाकी का अच्छा मटेरियल था। तो assumptions allowed है, the sentence is not very clear, assumptions allowed। तो हम मान के चलेंगे कि ये 15 लाख अलग थे और ये 120 अलग है, दिस इज सेपरेट, सेपरेट 120। प्लीज टेल मी, रेक्टिफाई करने के लिए ये खर्चा एबनॉर्मल लॉस है या ये खर्चा कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? ये एबनॉर्मल लॉस है, तो कहने से वो इसके अंदर है भी नहीं। तो ये 15 लाख में क्या क्या है, तो कहने से 15 लाख में सिर्फ ये 40,000 है, तो मैं सिर्फ 40 माइनस करूंगा, वो 120 मेरे काम का भी नहीं है। क्या वो 120 पीएनएल लिमिट में जाना चाहिए? ना, आंसर इज यस। ओके। द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आर फॉर 10 मंथ्स। ऊपर उसने क्या बोला है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितने का है? 8 लाख रुपए 10 महीने का है, राइट, 10 महीने का है। फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च, उसने 31 मार्च तक का खर्चा बोल दिया। आगे, द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 28 फरवरी विच इज कंसिडर्ड एज सब्सटेंशियल पीरियड। प्लीज बताइए कितना टाइम पीरियड लगा कंस्ट्रक्शन के लिए?
स्टार्ट कब हुआ था? 1 जून को। गिव मी द मंथ्स। जून से स्टार्ट हुआ है। 9 मंथ्स, राइट, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 महीने अप्रैल और मई गया और आखिरी का मार्च गया, तो कहने से 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स इज कंसिडर्ड। अब मुझे एक बात बताइए, उसने 10 महीने का खर्चा पकड़ा एम्प्लॉयमेंट का, तो कहने से हम 9 महीने का ही कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि 1 महीने का उसके बाद खर्चा जरूरत नहीं थी, राइट, वो पीएल में जाएगा। नेक्स्ट, द यूज ऑफ वेयर हाउस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च। आपने 1 मार्च से, मतलब जैसे स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को कंप्लीट हुआ, आपने 1 मार्च से यूज करना शुरू कर दिया। ओके। द ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एट 25 years। फिर से बोल रहा है बिल्डिंग की लाइफ 25 है। एंड द डेट ऑफ कंप्लीशन हाउएवर इट इज एस्टिमेटेड दैट द रूफ ऑफ द वेयर हाउस विल नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 15 years। मतलब कहने से 2 लाइफ हो गई, 15 साल, 25 साल आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन, एंड द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करंट प्राइस विल बी 25%। मतलब वो बोल रहा है जो भी बिल्डिंग का कॉस्ट है उसमें 25% रूफ है और 75% बिल्डिंग है। जो रूफ है उसकी लाइफ है 15 साल और जो बिल्डिंग है उसकी लाइफ है 25 साल। At the end of 25 years, Sanskar Limited is legally bound to demolish the factory and restore the site to its original condition. The directors of the company estimate that the cost of demolition in 25 years' time will be 80 lakhs. At annual risk adjusted discount rate, which is appropriate to this project, is 10%. और डिस्काउंट रेट कितना दिया उसने? 0.092। क्या इसको भी प्रेजेंट कॉस्ट में लेना पड़ेगा? यस, इन द नेम ऑफ प्रोविजन। जो भी अमाउंट आएगा हम देखेंगे। संस्कार लिमिटेड रेज्ड अ लोन ऑफ 60 lakhs। क्या ये बोरोइंग कॉस्ट है? प्लीज बताइए बोरोइंग कॉस्ट कितने महीने का ऐड करना चाहिए अपन ने? 9 months. Substantial period 9 months, right? At 10% on 1st June. The building of warehouse meets the definition of qualifying asset in accordance with Ind AS 23 borrowing cost. Sanskar Limited received an interest income। अब इस बार नहीं भूलेंगे हम, ये टेम्पररी इनकम माइनस करना पड़ेगा। प्लीज बताइए 9 महीने का ब्याज कितना होता है? 9 महीने का ब्याज कितना होता है? 450। 450 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 4,25,000 आपका बोरिंग कॉस्ट आएगा, राइट। Assume that the cost of demolition of old structure is directly attributable to cost of land। अब देखो यहाँ पे उसने assumption भी दे दिया, मतलब यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन लगेगा नहीं। उसने क्लियर बोल दिया कि आप कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन को क्या पकड़ो? लैंड का कॉस्ट पकड़ो। वो नहीं बोलता तो भी हम यही अज्यूम करते हैं। क्लियर? आगे, द कंपनी फॉलोस एसएलएफ, और आपको वही जो हमने चीजें निकाली थी वही निकालनी है, राइट। चलो अभी शुरू करें क्या? जल्दी जल्दी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतने इतने पे विजिबल है कि आपको चेक करो अमाउंट्स कि जूम इन चाहिए? थोड़ा जूम करना पड़ेगा। ओके, तो कितने कॉस्ट पे ऐड करता है? जो जो कॉस्ट आप ऐड करते जाइए। ऊपर सिर्फ एक ही कॉस्ट है लैंड का 42 लाख का, बाकी सब यही है।
मेरे टोटल्स आ चुके हैं, एक बार कंपेयर कर लीजिए प्लीज़। मैंने स्टार्टिंग में लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग कर दिया, मतलब बात का कोई टेंशन ही नहीं। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन प्लीज़ चेक करो, कुछ अलग आ रहा है तो अलग बताइए मुझे, और कुछ नहीं समझ में आया तो भी बताइए। यस, ज्योति, संचिता, सिया, नीरज, रोहित, आंसर दीजिए। सेम, ओके। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूँगा इसके ऊपर। मटेरियल का कॉस्ट कैसा है मुझे वो बताइए। तो पहले तो 15 लाख था, उसमें आपने क्या माइनस किया? 50,000 फॉर जीएसटी एंड 40,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस, राइट। एम्प्लॉयमेंट का उसने बोला था 10 महीने का खर्चा है, 8 लाख रुपए 10 महीने का था, बराबर। तो आपने डिवाइड बाई 10 कर दिया, मतलब एक महीने का 80,000 आया। आपको सिर्फ 9 मंथ्स का लेना था। ये 35,000 इंटू 12 दिया था, इंटू 9 कर देंगे अपन। डीकमीशनिंग 80 लाख था, राइट, 80 lakhs था, और इसका प्रेजेंट वैल्यू था 0.092, राइट। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट था आपका, वो लोन कितना लिया गया था? 60 लाख ना, 60 लाख लिया गया था। उस पर आपने कितना लिया? 10%, राइट, विच इज 6 लाख, और हमने 9 मंथ्स का लिया, तो वो आया 4,50,000, जिसमें से 25,000 हमने माइनस किया एज अ टेम्प्रेरी इनकम। इस बार नहीं बोले हम, इस बार याद था हमको, दिस इज टेम्प्रेरी इनकम। तो मैंने सबका एक्सप्लेनेशन दे दिया, पॉइंट क्लियर है। अब सवाल उठता है आपका डेप्रिसिएशन का। तो इसके दो पार्ट्स थे बेटा, दो पार्ट्स कौन से थे? एक था रूफ और एक था बिल्डिंग, राइट। रूफ था 25% और बिल्डिंग था आपका 75%। तो ये आएगा 13,940, 994, 29,82,000। इनकी लाइफ कितनी कितनी दी है बेटा? इसकी लाइफ दी है 15 ईयर्स और इसकी लाइफ दी है 25 ईयर्स। प्लीज़ बताइए डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का लगाना चाहिए इस साल में? ओनली वन। कंप्लीट कब हुआ था? 1 फरवरी, तो सिर्फ एक महीने यूज़ किया हमने, 28 फरवरी, सॉरी 28 फरवरी बोला उसने, राइट। कंप्लीट हुआ था 28 फरवरी, हाँ। तो हमने सिर्फ मार्च का मंथ यूज़ किया, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1 मंथ। डेप्रिसिएशन एक महीने का, एक महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा प्लीज़ बताइए। तो दिस विल बी 994 डिवाइड बाय 15 ईयर्स, और ये एक साल का था, इसको हमने 1/12 कर दिया, एक महीने का। बताइए कितना आ रहा है? 5,5,5,5,2,2। एंड यहाँ पे 29,82,000 डिवाइड बाई 25 करेंगे, और इसको भी एक महीने का डेप्रिसिएशन करेंगे। बताइए कितना आ रहा है? 4,0। एंड फाइनली हमारा कैरिंग अमाउंट आएगा। यस प्लीज। कैन आई से दिस इज द कैरिंग अमाउंट? ओके, इस तरह हम ये सॉल्व करते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। वो लैंड वाला पॉइंट समझ में आया? yes. तो इंस्टीट्यूट इस टाइप के टोटल कॉस्ट के क्वेश्चंस पूछते हैं जो अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क, उसमें एक आध चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कल हमने 11 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, राइट। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे कंप्लीट चाहिए। 19 में मैंने एक 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर दिया है, तो 2-3 क्वेश्चन बच जाते हैं होमवर्क के लिए, जो इससे थोड़े सिंपल है। जो टफ वाले क्वेश्चन थे हमने ये दोनों कर दिए, तो मैंने दोनों पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, मतलब एक्चुअली एक ही पॉइंट मार्क करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें आइडियली आपके कौन से क्वेश्चन बच जाते हैं मैं आपको बता दूँ। मेरे ख्याल से ये बचते हैं सिर्फ 16, 17 एंड 18। 17 नहीं आएगा, सॉरी, 17 पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपका आज का होमवर्क रहा 16 एंड 18, जो टोटल कॉस्ट पे है।
ठीक है, जो टोटल कॉस्ट हुई है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह सकते हैं मेजॉरिटी वो हमने कवर कर ली है। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचता है वो डीकमीशनिंग वाला, मतलब उसके अंदर भी रीएस्टिमेशन हो सकता है, तो वो कैसे करना है वो अपन कल के सेशन में देखेंगे। और जो थोड़े और बहुत मिसलेनियस क्वेश्चन है वो भी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आइडियली मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया, 16 और 18 आपको आज ट्राई करना है। ओके, स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।